थर्ड से पेपर है इसलिए तो कुछ खत्म करना चाहता हूँ। चलो शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं, बाकी कल मॉर्निंग में बात करेंगे। तो सॉलिड आएगा तो सॉलिड खत्म कर रहा हूँ ना, जल्दी चिंता मत करो, है हो जाएगा। चल शुरू करते हैं अपने। अभी अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, जो अपन मतलब लास्ट टाइम लिख रहे थे उसमें, ठीक है। एफसीसी खत्म हो गया था अपना, तो मतलब अपन ने क्यूबिक में एससीपी पढ़ा, बीसीसी पढ़ा, और अपन ने एफसीसी पढ़ा। अभी अपन फोर्थ यूनिट सेल पढ़ेंगे, दैट इज हेक्सागोनल प्रिमिटिव, और हेक्सागोनल प्रिमिटिव, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसको अपन एचसीपी भी बोलते हैं, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो अपन एचसीपी में अब देखते हैं कि अब हेक्सागोनल पैकिंग बनाओगे कैसे। तो देख, हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होगा, विल राइट लाइक दिस, दैट इज, हाँ इसका एक ही है। अब ऐसे मत पूछो एक ही है, मुझे लगता है कोई बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका तो एक ही है, हाँ एक ही है, तो मुझे लगता है अच्छा कोई अच्छी चीज पूछी होगी, ठीक है। अच्छा देख, बताएंगे कैसे, वो देखते हैं क्या। अपने पास ना ऐसे होगा, एक एटम है, उसके अराउंड अपन 6 एटम, ऑल एटम्स आर ऑफ सेम साइज। एक एटम है, उसके अराउंड अपन ने 6 एटम रखे। तो इन 6 एटम से ना तुम देखो तो ये वाले 6 वॉइड्स बनेंगे। अगर इनमें 6 वॉइड बनेंगे तो अपन ये 6 वॉइड्स में, अब इन वॉइड्स में अपन को एटम रखने हैं, तो अपन कहेंगे ठीक है सर रख देते हैं वॉइड्स में, इस वाले वॉइड में रखते हैं। तो अपन कहेंगे सर अगर आप इस वॉइड में एटम रखोगे तो फिर इसमें और इसमें नहीं रख पाओगे, तो फिर आपको इसमें रखना पड़ेगा। फिर आप इसमें नहीं रख पाओगे तो फिर आप फिर इसमें, मतलब मेरे पास 7 एटम का अरेंजमेंट एक बनाया था मैंने, फिर 3 एटम का अरेंजमेंट बनाया ऊपर, और इधर जो है वो 3, ये 7 एटम से जो 6 वॉइड बने थे ना, उन 6 वॉइड में से मैंने 3 वॉइड में एटम रखे, बाकी 3 वॉइड जो थे वो एम्प्टी थे, ये वाला और ये वाला एम्प्टी। इन तीनों एटम से ना, इन तीनों एटम का जो वॉइड बनेगा ना बीच में, उसमें बॉटम साइड से इसका सेंटर वाला एटम रखा हुआ है, मतलब इसका ना 7 वाले का सेंटर वाला एटम रखा हुआ है बॉटम साइड से। फिर मैं एक 7 एटम का अरेंजमेंट बनाऊंगा, जैसे यहां पर अपन ने 7 एटम का अरेंजमेंट बनाया, फिर 3 एटम का अरेंजमेंट बनाया, ऐसे में 7 एटम का एक और अरेंजमेंट बनाऊंगा, और वो 7 एटम का अरेंजमेंट इन तीनों एटम के ऊपर रखूंगा, सच दैट इसके 7 एटम और इसके 7 एटम के जो सेंटर्स होंगे ना, वो एक ही एक्सिस पे लाई करे, मतलब एक इसका सेंटर, ये वाले का सेंटर इस वाले के बॉटम वाले में, मतलब इधर इसका सेंटर और इसका सेंटर बिल्कुल इसमें जो नीचे वाला एक सेंटर एटम है ना, उसका जो सेंटर है और ऊपर वाले का सेंटर वो एक ही एक्सिस पे लाई करेंगे। तुम कहेंगे ठीक है सर आप ऐसे कुछ बोल रहे हो कि मतलब ऐसे बना दो आप, मतलब आप कहना चाहते हो कि आप एक 7 एटम के अरेंजमेंट, पहले आप एक हेक्सागन बनाओगे, ठीक है, पहले आप एक हेक्सागन बनाओ और उस हेक्सागन को आप ऐसे लिखोगे, पहले आप एक हेक्सागन बनाओगे और उस हेक्सागन को ऐसे बनाओगे। तुम लोग जाना, तुम लोग बीच बीच में मतलब पता नहीं क्या पूछ रहा है, अच्छे से नहीं समझा, बिल्कुल मत समझो। देखो मैं क्या करता हूँ, अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक हेक्सागन बनाते हैं, मैं एक हेक्सागन बनाता हूँ, अपन समझते हैं उसको कैसे कैसे बनाया होगा वो बता देता हूँ।
आपने जो मुझे बताया है अभी, उसमें आप ये बोल रहे हो कि एक 7 एटम का अरेंजमेंट बनाए नीचे, ये 7 एटम्स, तो मतलब ये 1 2 3 4 5 6 और ये सेंटर वाला एटम, ये सभी 6 कॉर्नर एटम्स इस सेंटर वाले को टच करते हैं, जैसे यहां पर टच कर रहे हैं। तो आपने एक हेक्सागन बनाया और बीच में एक एटम रखा, और ये सभी एटम आपस में टच करते हैं, इसका मतलब है सभी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2r होगा। सभी आपस में टच करते हैं, ये एक हेक्सागन बन रहा है। देखो यहां पर भी आपने एक हेक्सागन बनाया, ऐसे बनाया। तो आपने कहा जैसे ये 7 एटम्स हैं, ये 7 एटम्स भी ऊपर होंगे ऐसे। ये 7 एटम्स ऊपर भी होंगे ऐसे। इसका सेंटर जो है ना, जो अपन बता रहे थे कि भाई वो सेंटर जो है, अगर अपन चेक करेंगे तो इसका सेंटर और इसका सेंटर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लाई करेंगे एक ही एक्सिस पे। जो सेंटर है वो एक ही एक्सिस पे लाई करेंगे, राइट? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि वो इसका सेंटर और इसका सेंटर एक ही एक्सिस पे लाई करेंगे। अब बीच में 3 एटम्स और होंगे, बीच में जो 3 एटम्स होंगे वो अपन बना देते हैं। भाई ये 3 एटम जो आपने बना रखे हैं, वो 3 एटम ऐसे हैं बीच में। ये जो 3 एटम्स है ना, वो इन 7 एटम से जो वॉइड्स बनते हैं, 6 वॉइड बने थे, जो 7 एटम से जो 6 वॉइड बने थे, उनमें से ऑल्टरनेट वॉइड में रखे हुए ये 3। ये वाला एटम का और ये वाले एटम का सेंटर एक ही एक्सिस पे लाई करेंगे, इस वाले एटम का सेंटर और इस वाले एटम का सेंटर एक ही एक्सिस पे लाई करेंगे। लाइक दैट वी कैन राइट, दिस इज हाउ द हेक्सागोनल यूनिट सेल इज। अब ऑब्वियसली बात है, किसी भी यूनिट सेल में अपन को क्या कैलकुलेट करना होता है? पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? z इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब और डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यहां पर यूनिट सेल क्या होगा? हेक्सागन, तो आप वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर हमें वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन कैलकुलेट, बिल्कुल तीनों का वॉइड दोनों के सेंटर के एक्सेस पर लाई करेगा। मतलब ही इज टेलिंग दैट कि सर जो तीनों का एक्सेस होगा वो दोनों के सेंटर पर लाई करेगा। मतलब ये जो है, यहां से अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो इसके एक्सेस से जो एटम निकलेगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ नीचे से बॉटम से जो निकलेगा वो इस एटम पे लाई करेगा, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए मुझे जेड इफेक्टिव चाहिए। तो इसका जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? अगर अपन जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव की कैसे बात करेंगे अपन इसका? जेड इफेक्टिव की कैसे बात करेंगे? तो अपन कहेंगे सर जेड इफेक्टिव ना, अगर अपन कॉर्नर वाले एटम की बात करें, ये कॉर्नर वाला एटम, तो अगर अपन कॉर्नर वाले एटम की बात करें तो एक कॉर्नर वाला एटम हमारे यूनिट सेल में कितना होगा? ये वाला एटम हमारे यूनिट सेल में कितना होगा? तो अपन कहेंगे सर देखो, अगर आप एक हेक्सागन बनाते हो, अगर एक हेक्सागन बनाते हो तो हेक्सागन तो ऐसे होगा। अरे एक हेक्सागन तो ऐसे होगा, एक हेक्सागन ऐसे होगा, और एक हेक्सागन अपन यहाँ बना लेते हैं, और एक हेक्सागन यहाँ बना। तो ये वाला जो एटम होगा ना, इधर इधर जो एटम होगा, मतलब यहाँ पर जो कॉर्नर वाला एटम होगा, ये हेक्सागन अपन ने बना दिया। तो इधर वाला जो एटम होगा ना, मतलब जो अपन कहेंगे कि सर देखो ये वाला जो एटम है ना, इधर वाला जो सेंटर में एटम होगा, ये 3 हेक्सागन है यहाँ पर। मतलब ये जो कॉमन एटम होगा, ये एटम कितने हेक्सागन के लिए होगा?
तीन, लेकिन तीन तो आधे आधे उसके लिए होगा ना, मतलब बॉटम वाले इसमें, मतलब जो आप बनाओगे 1 2 3, तो ये तो सेंटर है ना एटम का, तो इनमें आधा एटम नीचे की तरफ होगा, आधा एटम यूपर निकला होगा, मतलब 1 2 3 में ये आधा एटम होगा, और ऊपर जो तीन रखे होंगे उनमें आधा एटम होगा। तो इसका मतलब है कि ये यूनिट सेल कितने, ये एटम कितने यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा, 6 यूनिट सेल। तो हमारे यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट होगा, 1/6। तो ऐसे कितने एटम है जो 1/6 होंगे, तो सारे ही कॉर्नर वाले एटम ऐसे होंगे। तो अपन कहेंगे 1/6 फ्रॉम द कॉर्नर इनटू 12, ये कॉर्नर एटम्स, ये कॉर्नर एटम जो होंगे ना वो सारे के सारे ऐसे, ये कॉर्नर एटम सारे के सारे ऐसे। अब ये फेस सेंटर वाले एटम, तो फेस सेंटर तो एक फेस ये होगा, एक फेस ये है, और एक फेस ऊपर से होगा, तो मतलब जो भी एटम फेस सेंटर पे होगा वो 2 ही यूनिट सेल में होगा। तो 1/2, एक ये वाला और एक ये वाला, ये फेस सेंटर है, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा फेस सेंटर, और 3 एटम इन द सेंटर। ये 3 एटम पूरा का पूरा यूनिट सेल में होगा। देखो ये पूरे के पूरे यूनिट सेल में अंदर होंगे, तो Z इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 6। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए अपन को, तो Z इफेक्टिव में किसी को डाउट नहीं, Z इफेक्टिव सबको समझ में। अब अपन को चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अपन कहेंगे देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन तो 10th क्लास में अपन ने पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। अब अपन कहेंगे इसका मतलब मुझे इस बेस का एरिया कैलकुलेट करना है और हाइट कैलकुलेट कर ली है, तो हाइट या तो आप यहां से यहां तक बता दो तो भी हाइट है, या यहां से यहां कैलकुलेट कर लो तब भी हाइट होगा, ये हाइट होगा। तो एरिया ऑफ अ बेस तो कैलकुलेट करना बड़ा इजी है, तो पहले अपन एरिया ऑफ अ बेस कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ अ बेस कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? तो हेक्सागन है ना, तब तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक हेक्सागन को मैं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो वो तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, मैं पता होता है √3/4 a²। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ बेस आ गया। अब हाइट का क्या करें, हाइट का क्या करें, क्योंकि एरिया ऑफ बेस तो आ गया अपने पास। तो अपन कहेंगे सर हाइट ना, अपन कहेंगे कि देखो जो हाइट है ना वो 4r से तो छोटा होगा, इट विल बी लेस देन 4r। लेस देन 4r क्यों सर, क्योंकि बीच में जो 3 एटम है ना, बीच में जो 3 एटम है, बीच में जो 3 एटम रखे हुए हैं ना, उनसे जो वॉइड बनता है उस वॉइड के अंदर है ये एटम, ऊपर वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम ऊपर से उस वॉइड के अंदर है, और ये वाला एटम उसके नीचे से उसके वॉइड के अंदर है। तो फिर तो फिर अपन कहेंगे सर मुझे ऐसे दिख रहा होगा, देखो आप ऐसे करते हैं 1 2 3, अपन यहां से देखते हैं, तो मुझे 1 और 2 एटम दिखेंगे, थर्ड वाला एटम नहीं दिखेगा, तो मुझे ऐसे दिख रहा होगा ये 1 और 2 एटम है। तो ऊपर वाला जो एटम होगा ना सर, ये वाला एटम, ऊपर वाला एटम, वो एक एटम ऐसे रखा होगा, और बॉटम वाला एटम ऐसे रखा होगा। तो फिर इसमें इतना पार्ट कॉमन आ जाएगा, इतना पार्ट तो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला एटम तो वर्ड के अंदर चला गया होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा। ये वाला पार्ट तो कॉमन आ जाएगा।
तो ये पार्ट कॉमन होगा, इसलिए ये वाला डिस्टेंस जो होगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4r से छोटा होगा, ये 4r से छोटा होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, फिर तो ये कैलकुलेट करना मुझे जैसे आपने बनाया है ना उस हिसाब से मुझे कैलकुलेट करना बड़ा इजी लग रहा है। कैसे? तो अपन कहेंगे देखो सर, साफ साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि अगर मैं यहां से लेके ना इनके ऐसे ऐसे चेक करूं, है ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई, लेकिन ये वाला जो ऐसे लाइन बना रखी है ना, ये लाइन इन दोनों को टच नहीं करता, वो तो इसके बीच में वर्ड सिंक करता है। तो अपन कहेंगे देखो सर, एक काम करते हैं कि आप ये जो 3 एटम है इनसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल, ये 1 2 3 से तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और उनका जो बीच में बाइसेक्टर बनाएगा ना, वो बाइसेक्टर से ये लाइन पास कर रहा है, मतलब अपन इसको बोल देते हैं पी पॉइंट, इसको अपन पी लिख लेते हैं। और इनका जो बाइसेक्टर बनेगा उसको ओ बना देते हैं, मतलब तीनों का बाइसेक्टर बना लेते हैं। तो आप मुझसे कह रहे हो कि अगर मैं इन तीनों का एक बाइसेक्टर बना दूं ऐसे ए बी सी, तो मैं पहले एक ट्राइंगल बना लेता हूं ऐसे, विच विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा ड्राइंग सीख लेते ना बचपन में तो अच्छा रहता ऐसे ना। तो अपन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, और फिर अपन इसका बाइसेक्टर बना देते हैं। तो अपन कहेंगे देखो सर, इसका बाइसेक्टर बना दो, ये जो आप बाइसेक्टर बनाओगे ना इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ऐसे बनाओगे आप, तो मैं इसको ए बी सी लिख देता हूँ सर, इसको अपन ए बी और सी, इसको ओ ले लेते हैं। अब ना ओ जो आएगा ना वो तीनों का बाइसेक्टर आएगा, और ओ से लेके पी तक बोल रहे हो आप, इट इज हाइट। तो आप बोल रहे हो मुझसे कि ओ से लेके पी तक जो होगा वो हाइट होगा, तो ठीक है, आप मुझसे ये बोल रहे हो। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप इसको ऐसे करते हैं, इधर बी ओ कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं अपन क्या, इधर अपन लिख देते हैं ऐसे, ये ओ हो गया, ऊपर पी हो जाएगा, ये मेरे लिए ओपी जो है वो h/2 हो जाएगा, और इधर जो बी आएगा ना मेरे पास, ये ओ बी तो मुझे पता है कितना है, वो क्यों, क्योंकि ये जो एटम है ना पी वाला, ये इन तीनों पर रेस्ट कर रहा है, ये पी वाला एटम जो है ना वो इधर ए बी और सी इन पर रेस्ट कर रहा है, इसलिए इसका इन तीनों से कोई भी डिस्टेंस लोगे ना वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेट कर लूंगा, मुझे पता है ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है, क्योंकि यहां से लेके इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 आ रहा है, तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको डी लिखता हूं तो ये आर है, ये भी आर है, तो बी डी मुझे गिवन है, ओ बी मुझे कैलकुलेट करना है, और ये थीटा मुझे पता है 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हो गया मेरे लिए, तो कॉस 30 डिग्री ले लेता हूं, बेस अपॉन हाइट, कॉस 30 डिग्री अपन को पता है। मेरे पास वो भी आ गया 2r/√3, अब मेरे पास ये तो आ गया 2r/√3, तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ और हाइट कैलकुलेट कर लेता हूँ, सो मेरे पास वो पी स्क्वायर आ गया, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर माइनस ओ बी, दिस इज h/2, आ गया मेरे पास, मेरे पास h आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं तो पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देता हूँ।
we got the packing fraction. So packing fraction will be equal to 6 into 4/3 pi r cube. किसी को कुछ आया, किसी को कोई डाउट आया? सर ये हाइट वाला थोड़ा नहीं समझा, थोड़ा क्या पूरा समझो। उसमें क्या है भाई, एक बात बता, इन तीनों से तूने बाइसेक्टर बनाया, इस बाइसेक्टर वाले पॉइंट को जो है वो ओ लिखा तुमने, लिखा। अब ओ से लेके पी तक तो बताओगे ना, h/2। ओ से लेके जो तीनों का बाइसेक्टर होगा, इन तीनों का, इनका तीनों का, क्योंकि राइट ना, डन। उसको भी समझ में आया भाई, किसी को समझ में नहीं आएगा तो उसकी जिम्मेदारी है मना करना, हमको नहीं आया समझ में, आप मना कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बताऊंगा भाई और क्या। लेकिन अगर हो सके तो ऑफलाइन डाउट में जरूर आया करो, अगर आपका मतलब कोई भी डाउट लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आओ, मूल कॉन्सेप्ट, लेकिन क्योंकि मतलब ऑफलाइन डाउट क्लास में इतना जल्दी समझते हो ना तुम लोग कि मुझे लगता है कि यार मतलब मजा आ जाएगा। मतलब जो बच्चे आ रहे थे और जिनको बता रहा था तो मतलब मजा आ रहा था मुझे, लेकिन मेरी क्लास थी इसलिए मैं भागा जल्दी 3 o'clock क्लास में की वजह से। चलो अपन देखते हैं। सो 6 into 4/3 pi r क्यों आया अपने पास। अब वॉल्यूम, हाँ तो ठीक है ना, लिखो ना, 6 into इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करना था, a स्क्वायर को 2r स्क्वायर कर देते, इनटू हाइट कितना आ गया अपने पास, ये आ गया ना हाइट, ये हाइट आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया तो वॉइड फ्रैक्शन आ गया। इसका पैकिंग फ्रैक्शन तो लेकिन सर एग्जैक्टली एफसीसी के बराबर आ रहा है। हाँ तो इसका एक ही एग्जिस्ट करता है और वो एक एफसीसी के बराबर ही पैकिंग होती है इसमें। एक्चुअली जो एफसीसी यूनिट सेल होता है ना, मतलब आप एक पूरा सॉलिड ले लो, पूरा एक सॉलिड ले लो, और उसमें अगर क्यूबिक कट करोगे ना तो एफसीसी बनेगा, और अगर उसको हेक्सागन जैसे कट करोगे ना तो एचसीपी बनेगा। दोनों में एटम्स की पैकिंग एक जैसी होती है, इसलिए वो पैकिंग फ्रैक्शन एक जैसा आ रहा है। तो हेक्सागन में वॉल्यूम बढ़ गया तो एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी बढ़ गया, उसमें एटम भी तो बढ़ गए। सो जब भी अपन को सीपी लिखा होता है ना, सीपी का मतलब क्लोजेस्ट पैकिंग, तो अपन उसको एफसीसी भी एज्यूम कर लेते हैं और एचसी भी एज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें क्या कि वॉइड बताइए ना, ये बताए थे ना वॉइड, ये देख खाली जगह, ये देख खाली जगह, ये देख खाली जगह, ऊपर भी खाली जगह, बीच में भी खाली जगह होगी। तो क्लोजेस्ट पैकिंग का मतलब होता है इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर सीसीपी लिखा हुआ है मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, देन इट इज एफसीसी। चलो एक बार देखते हैं, पूरा जितना अपन ने ये पैकिंग वैकिंग पढ़ा ना, एक बार इनको वापस से देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ने की बात करेंगे। किसी को कोई डाउट है? सर बोलो। वो पैकिंग फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक बार बता दो। ये वाला? हाँ सर, सिर्फ न्यूमरेशन बता देना। ये तो एरिया ऑफ अ बेस हो जाएगा ना, 6 into इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हाइट लिख दे तो मैंने हाइट ऑफ द हेक्सागन। ओके सर, समझा। और सीसीपी का फुल फॉर्म पूछा है तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब क्यूबिक एचसीपी में तो हो नहीं सकता भाई, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सर वो √3 है ना? हाँ √3/4 ना, √3/4 a स्क्वायर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। चल देखते हैं अपन, अब जितना अब तक पढ़ा ना अपन ने, इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे अपन कि जितना पढ़ लिया अब उसमें क्या क्या है अपने पास। देख भाई, सॉलिड स्टेट,
गैसेस नो डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम, वो अपन को पता है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर मतलब ऑर्डर पैटर्न ना ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन सॉलिड्स हमें पता है। नाउ वी नो दैट स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट सेल क्या होता है, cannot have gap between them, all unit cells must be identical, obviously बात है। और repeating unit of unit cell is lattice। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं, एक तो ऐसे हो सकते हैं, है ना, तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ एटम हो सकते हैं दूर दूर, जिसमें अपन ने फेस सेंटर बना लिया ना, चॉइस ऑफ ओरिजिन इज आर्बिट्रेरी, वी नो दैट। ब्लू एटम अरेंज, है ना, ब्लू एटम और ऑरेंज एटम, मतलब किसी को भी अपन अरेंज कर सकते हैं। इसको बनाओगे तो भी वैसे ही बने, इसको ऑरेंज से बनाओगे तो भी वैसे ही बनेंगे, ब्लू से बनाओगे तो भी वैसे बनेंगे। तो ये फेस सेंटर जैसे हो गया, ये अपन मतलब बता सकते हैं। कोई डाउट है तो बोलो। सर वो चलो सर, जो डिनोमिनेटर में 4r² के 4r होते हैं सर, पैकिंग फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, ये वाला नहीं, ये 4r होगा, यहाँ पे समझ गए, ये वाला ना, ये 4r होगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया ना। ये सर आंसर इतना ही आएगा। डिनोमिनेटर भी √3 होगा ना सर? डिनोमिनेटर में √3 होगा ना सर? ये पूरा होगा, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? वो शायद यहाँ पे क्लिक करूँगा। कर देता हूँ, ये लिख कर दिया, ये लिखा ना। सर आपने यहाँ पे जो h/2 का जो h/2 का जो आपने कैलकुलेशन किया है ना, उसमें शायद एरर है क्या? मतलब √2/3 आना चाहिए ना सर, 2√2/3 आना चाहिए। ये जो लिखा है इतना ही आएगा। अब बताओ, थ्योरम लगाओ और कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करके देख लेना, बताओ कैलकुलेट कर दूं वरना। ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनल वैल्यू याद रख सकते हैं ना, बिल्कुल, इसलिए तो मैं तुरंत लिख देता हूं। बस ये है कि अगर सब्जेक्टिव होता तो अपन से उस टाइम इसका कैलकुलेशन पूछते थे हमेशा, हेक्सागोनल की हाइट का कैलकुलेशन करो सब्जेक्टिव पेपर में। अब नहीं पूछेंगे, तो अपन को मतलब ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछेंगे, व्हाट विल बी द हाइट, वो याद होना चाहिए। ये वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन पूछ सकता है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, उस टाइप से पूछ सकते। तो अपन बात कर रहे थे कि भाई देख, ब्लू एटम अरेंजमेंट और ऑरेंज एटम अरेंजमेंट अपन लिख सकते हैं दोनों केस में। वो अरेंजमेंट वगैरह अपन को नहीं पढ़ना है, वो एटम वगैरह अपन सब पढ़ चुके हैं। क्रिस्टल शेप अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन ने पढ़ा हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अपन को पता है इंटरफेशियल एंगल जो होते हैं, ए के अपोजिट में अल्फा, बी के अपोजिट में बीटा और सी के अपोजिट में गामा। क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक में ना, इंटरसेप्ट एंड क्रिस्टल एंगल्स, दैट इज इंटरफेशियल एंगल, तो अपन ने सारे पढ़े, राइट। और अपन ने बढ़िया कोड बना के पढ़े हुए हैं कैसे बना। There are not more than 4 ways of arranging spheres in any shape of unit cell। हाँ, तो अपन को पता है 4 ways: primitive, body centered, face centered and centered। This is how the primitive cubic मतलब simple unit cell looks like। 4 टेनिस बॉल्स, उनके ऊपर 4 टेनिस बॉल्स, इनके सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो आई विल गेट द एज लेंथ, सो एज लेंथ विल बी इक्वल टू 2r। जो कॉर्नर वाला एटम होगा, कोई भी कॉर्नर वाला एटम देखो यहाँ पर, तो ये ना 6 एटम को टच करता होगा, ऐसे 2, ऐसे 2 और ऐसे 2, है ना।
तो द अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल देयर आर 8 एटम्स में होता है। तो ये वाला एटम जो ना येलो वाला जो बना रखा है, ये अपन को ये बताने के लिए कि देखो कॉर्नर वाला एटम ना 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन होता है, वो दिख रहा है। सर दिख ही नहीं रहा है। सर येलो कलर का नहीं दिख रहा सर। सर वो न्यू पेज नहीं दिख रहा। दिख रहा है? हाँ सर अभी दिख रहा है। हाँ सर अभी दिख रहा है। पहले नहीं दिख रहा था ना? नहीं सर, हाँ सर पहले वो व्हाइट स्पेस ही दिख रहा जैसे आप बोल अच्छा ठीक है, अब तुम लोग मतलब स्क्रीन शेयर अब हो रहा है ना? चलो आप जो पहले बोल रहे थे तब समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे दिख रहा है। अच्छा अच्छा अभी अभी चलो ठीक है, लग रहा होगा कि सर बोल रहे हैं बस हमें समझ में आ रहा है, आ नहीं रहा। अच्छा देख, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसा होता है। यूनिट सेल का अरेंजमेंट जो होता है, 4 टेनिस बॉल्स, उनके ऊपर 4 टेनिस बॉल्स रखो तो विल गेट द यूनिट सेल अरेंजमेंट। इन सब के सेंटर को ज्वाइन करो तो प्रिमिटिव यूनिट सेल बनता है। एक कोई भी कॉर्नर वाला यूनिट सेल होगा ना, कोई भी कॉर्नर वाला यूनिट सेल, तो वो 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा। तो हमारे वाले यूनिट सेल में कितना पोर्शन रहेगा उसका? 1/8 पोर्शन रहेगा। वो लेयर्स अरेंजमेंट मतलब एक ऐसे 4 टेनिस बॉल्स, ऐसे लेयर्स ऑफ अरेंजमेंट हो गया। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर वाला उन्होंने बताया, अपन कॉर्नर वाले को भी अगर लेंगे ना, किसी कॉर्नर वाले एटम को पूरा लेंगे ना, तो वो उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा जितना एक यूनिट सेल के अंदर एक एटम ऑक्युपाई करता है यूनिट सेल के अंदर। जेड इफेक्टिव इज 1 ना, तो वो बता रहा है कि देखो अपन किसी कहीं से भी जेड इफेक्टिव पूरा एक ले सकते हैं। मतलब एक एससीपी यूनिट सेल में पूरे वॉल्यूम में से एक एटम के वॉल्यूम के बराबर ही वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है। तो अपन को पता है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू 1, मतलब पूरा एक एटम का वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है टोटल वॉल्यूम में से, लाइक दिस। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर इन द यूनिट सेल इज 1/8 ऑफ v हर एक कॉर्नर से, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड विल बी इक्वल टू 1v, द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। पैकिंग फ्रिक्शन भी नो दैट 52%, वो पढ़ चुके हैं। बॉडी सेंटर्ड इज लाइक दिस। बॉडी सेंटर अपन ने पढ़ा, सेंटर वाला एटम सभी कॉर्नर वालों को टच करेगा, लेकिन कॉर्नर वाले एटम कभी कोई किसी को टच नहीं करेगा। कॉर्नर वाला एटम किसी को टच नहीं करेगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। Body centered unit cell can touch its corner atom, but none of the corner atom can touch each other. But all corner atom are touching the body centered unit cell. So we got it कि भाई body cell, बोलो पीछे की 2 स्लाइड एक बार दिखा दो। थोड़ा जोर से बोलो यार। सर पीछे की 2 स्लाइड एक बार दिखा दो ना, वो स्क्रीनशॉट लेना। वो तो इसमें आएगा ना रिकॉर्डिंग में, क्या ना, तो आपके लेक्चर रिकॉर्डिंग में ही आ जाएगा। ओके सर। राइट, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अभी भी ऐसे बताया हमने। तो ब्लू वाला जो है बॉडी सेंटर में है, बाकी कॉर्नर वाले एटम अपन ने येलो वाले बनाए। तो वो एज, इसका एज लेंथ ए से बड़ा होगा, ये अपन ने चेक किया। अब ये कॉर्नर वाले एटम, मतलब इसमें उन्होंने बताया कि मान लेते हैं अपन किसी के, जैसे अपन को ऐसे गिवन है, तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लिया अपन ने कि भाई ये कॉर्नर वाला एटम है, मतलब यहां से एक कॉर्नर वाला एटम लेते हैं, तो ये कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा। तो अगर 8 यूनिट सेल के सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए तो कॉर्नर वाला एटम क्या बन जाएगा? बॉडी सेंटर। अगर 8 यूनिट सेल के सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए ऐसे,
कि भाई ये हो गया सेंटर कॉर्नर वाला आइटम हमारे यूनिट सेल के लिए, इधर वाले यूनिट सेल के लिए। तो अगर ये कॉर्नर वाला आइटम था और ये बॉडी सेंटर था हमारे यूनिट सेल का, तो ऐसे अगर सभी 8 के 8 यूनिट सेल के सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया जाए, तो जो हमारे यूनिट सेल का कॉर्नर था ना, वो बॉडी सेंटर एटम बन जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन 68% अपन ने क्लास में पढ़ा। अब अपन लिखेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर वाले यूनिट सेल में क्या होगा, एक फेस पे फेस सेंटर में एटम है और ये फेस सेंटर एटम आपस में टच करता है। ये फेस सेंटर एटम आपस में टच, कॉर्नर वाला एटम आपस में टच नहीं करेंगे, लेकिन फेस सेंटर वाला एटम सभी कॉर्नर वाला को टच करता है। ये कॉर्नर वाला एटम आपस में टच नहीं करता है। सभी फेस एक फेस सेंटर एटम सभी अपने फेस के सभी कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा। कोई भी फेस सेंटर एटम अपने फेस के सभी कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा, और कोई भी फेस सेंटर एटम अपने नियरेस्ट फेस वालों को टच करेगा, लेकिन अपोजिट फेस को टच नहीं कर सकता। अपोजिट फेस को टच नहीं कर सकता, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। ऐसे दिखता है, रेड वाले कॉर्नर वाले एटम हो गए और ब्लू वाले फेस सेंटर के एटम। इसमें रेड वाले कॉर्नर एटम्स हो गए और ब्लू वाले फेस सेंटर एटम हो गए। रेड वाले कॉर्नर एटम्स हो गए और ब्लू वाले फेस सेंटर एटम हो गए। अगर अपन फेस सेंटर वाले एटम को टच कर लें, इसमें भी अपन ने वही बताया, वो कॉर्नर वाले एटम से ना, फेस सेंटर मतलब ट्वेंटी फिफ्थ वाले स्लाइड में क्या प्रॉब्लम है भाई, कौन कहां टच हो रहा है। इसमें ये 4 कॉर्नर वाले एटम इसको टच करते हैं, इसमें ये 4 कॉर्नर वाले एटम इसको टच करते हैं, लेकिन ये आपस में टच नहीं करते, ये दिख रहा है। ठीक है, ये पैकिंग फ्रैक्शन है एफसीसी यूनिट सेल का। क्या पूछना चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आया, क्या पूछना चाहते हैं इसमें। 25th वाले, इसमें एक कॉर्नर वाले एटम आपस में टच नहीं कर रहे, तो हाँ यहाँ कहाँ कर रहे, इसमें फेस सेंटर वाला रखा ही, ये तो फेस सेंटर के बगैर बताया, कॉर्नर वाले एटम कैसे टच कर सकते हैं। ये देखो ना, इसमें डैश में क्यूब बनाया ना, अब ना ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, अपन ने पढ़ा ही नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड सेंटर ऐसे होता है, किसी भी दो अपोजिट फेसेस पे, कॉर्नर पे तो एटम रहेगा ही रहेगा, किसी भी दो अपोजिट फेस सेंटर पे एटम रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर। एंड सेंटर ऐसे होता है। तो फिर आउट ऑफ ऑल 28 पॉसिबल यूनिट्स ओनली 14 एग्जिस्ट, वो अपन पढ़ चुके हैं, वो अपन को जरूरत नहीं। ठीक है, अब अपन चेक कर सकते हैं
हेक्सागन जो हेक्सागन अपन ने अभी पढ़ा, तो हेक्सागोनल यूनिट सेल विल बी लाइक दिस, एक एटम उसके सराउंडिंग में अपन 6 एटम रखेंगे टू फॉर्म अ हेक्सागन। तो यहाँ पर आप अज्यूम कर सकते हो एक सेंटर वाला एटम अज्यूम कर लो, बाकी आप ये हेक्सागन अज्यूम कर लो, कि कोई भी एक सेंटर वाला एटम अज्यूम करके आप ऐसे बना सकते हैं। एक हेक्सागन ऐसे दिखेगा अपन को, ऊपर ब्लू वाले 7 एटम्स, बीच में ग्रे वाले 3 एटम अज्यूम कर लो, तो येलो वाले 7 एटम्स। आप बॉटम से भी उसको अज्यूम कर सकते हो, कैलकुलेट करना। 6 एटम, बीच में 3 एटम अज्यूम करो, ऊपर ग्रे वाले फिर 7। बट इसमें थोड़ा सा पैकिंग, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पैकिंग दिखाई हुई है कि देखो भाई ऐसे लेयर्स बने होते हैं 6 के, हमें उसमें से हेक्सागन काटना होता है, निकालना होता है हेक्सागन। चल देख लेते हैं कैसे हेक्सागन अपन को निकालना होता है। हेक्सागन के लिए बता देता हूं, ये हेक्सागन पैकिंग फ्रैक्शन सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और उसका एक जैसा होता है। इसमें अपने पास ये 7 एटम का अरेंजमेंट, 3 एटम का अरेंजमेंट, 7 ऐसे दिखता है एक हेक्सागन, हेक्सागोनल यूनिट सेल। 7 एटम का अरेंजमेंट नीचे था, बीच में 3 एटम जो उनके वॉइड्स में रखा था, फिर ऊपर 7 एटम्स, और सभी 7 एटम्स जो हैं वो नीचे वाले 7 एटम्स जो है वो सभी 7 एटम्स ऊपर वाले और नीचे वाले, उनके जो सेंटर्स हैं वो एक दूसरे के एक्सिस पे लाई करते हैं, एक ही एक्सिस पे लाई करते हैं। ऐसे दिखता है हेक्सागन। हाइट का कैलकुलेशन है। अब देख हाइट का कैलकुलेशन जो मैंने बता रहा था ना कि इन्होंने c/2 को हाइट लिखा हुआ, ई डी विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 2r। तो अपन को अगर BD पता चल जाए, इधर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया अपन ने, ये O ले लिया उन्होंने, ये B ले लिया उन्होंने, और ये D ले लिया उन्होंने। तो ये कैलकुलेट कर लिया क्योंकि ये 30 डिग्री था, तो अपन को पता चल गया कितना आ रहा था। C लिखा था ना अपन ने, C इज इक्वल टू √2/3 4r। H इज इक्वल टू लिखा था ना आपने, कैलकुलेशन ज्यादा इजी था। पैकिंग फ्रैक्शन, एक कॉर्नर वाला एटम 1/6 तो कंट्रीब्यूट करेगा, एक फेस सेंटर 1/2, और 3 सेंटर में जो सेकंड लेयर में है, टोटल हो गए अपने पास ये वाला हाफ, ये वाला 1/6 और ये वाला 3, तो टोटल हो जाएंगे कितने 6। वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। इट्स अ पैकिंग फ्रैक्शन 0.7। अब ये पीबी क्या है, पीबी क्या है भैया, पीबी का पीबी तो कुछ बताया नहीं मैंने तो कैलकुलेशन बताया ये सब। अच्छा कुछ नहीं था, कोई बात नहीं। अब देख हेक्सागन में ना पैकिंग ऐसे दिख रहा होगा, लेआउट ऑफ लेयर्स। अपन क्या करेंगे, यहां से 6 एटम लेते हैं ऊपर वाले ब्लू वाले, और 3 एटम कंसिडर करते हैं इसके ग्रे वाले, और फिर उसके बाद 6 एटम कंसिडर करेंगे, फिर इसमें से 3 एटम, फिर 6 एटम, इस टाइप से लेयर्स होते हैं। दैट इज हाउ द लेयर्स आर, लेआउट ऑफ ईच लेयर एंड प्लेसमेंट ऑफ वन लेयर ओवर द अदर, ऐसे होता है हेक्सागन में। इसको अपन ने अभी डिस्कस नहीं किया, ये भी अपन ने डिस्कस नहीं किया। अब अपन को डिस्कस करना है वॉइड्स, मैं इसको हटा, क्योंकि वॉइड्स अपन को जरूरत नहीं है, अभी अपन ने वॉइड की बातें नहीं की, तो अपन कैसे वॉइड बताएं। अब अपन वॉइड्स की बात करेंगे। तो हेक्सागन में यू नो दैट मतलब यूनिट सेल सारा पार्ट आपको पता है कैसे देखते हैं, और सब कुछ आपको पता है। अपन वॉइड्स की बात करेंगे। वॉइड्स
voids का मतलब होता है द एम्प्टी स्पेस। अब क्या होता है कि कुछ void का शेप डेफिनेट होता है, कुछ का इरेगुलर शेप होता है। void मतलब खाली जगह। द definite shape of tetrahedral and octahedral void and octahedral voids can only exist in closest packing of any crystal shape. अब टेट्राहेड्रल वॉइड और एक्टोहेड्रल वॉइड देख लेते हैं, बाद में अपन सभी यूनिट सेल की बात कर लेंगे भाई कैसे क्या करना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होता है, अगर अपन टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो अगर कहीं किसी यूनिट सेल में इस टाइप का सिस्टम बन रहा है, एक एटम, दूसरा एटम, थर्ड एटम, और इनके ऊपर रखा हुआ है एक फोर्थ एटम इस वॉइड में, अगर इस टाइप का सिस्टम आप बना सकते हो तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। जो इसके अंदर एक वॉइड होगा दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब आप सर ऐसे बात कर रहे हो कि एक एटम का सेंटर, ये ऊपर वाला सेंटर, और यहां पर जो बाकी नीचे तीन एटम रखे होते हैं उनमें एक एटम इधर ले लेता हूं, एक एटम इधर ले लेता हूं और एक एटम इधर ले लेता हूं। तो इन तीनों को ज्वाइन करूंगा, इनके सेंटर को और इसके सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा ऐसे, तो एक ट्राइंगल जैसे बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल से जो वॉइड बनता है उन पे एक रखा होता है क्या, ऊपर एक एटम, और उन सबके सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो आई विल गेट टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसका जो सेंटर होगा वो उस टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर होगा। ठीक है, तो इसमें अपन को एक बात पता चल गया कि अगर कहीं भी किसी भी यूनिट सेल में इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा जिसमें तीन एटम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं और उनके वॉइड में एक एटम रखा हुआ है जो नीचे वाले तीनों एटम को टच करता है, तो उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोल दूंगा। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बता दें। इसको टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं? इसको टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं? 4 फेसेस। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अपन 8 फेस वाले बनाएंगे, तो इसमें ऐसे बनना चाहिए कि भाई 4 एटम ऐसे होने चाहिए, किसी भी यूनिट सेल में ऐसे होने चाहिए, और अपन कहेंगे कि भाई इन चारों से जो वॉइड बनेगा ना ये बीच में, इनमें एक एटम ऊपर से रखा होना चाहिए और एक एटम बॉटम से। जो बीच में वॉइड बनेगा ना दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब आप कह रहे हो कि 1 2, चलो मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर अपने पास ऐसे गिवन है कि 1 2 3 और ऐसे 4 एटम, सबका साइज एक जैसा है, और इन पे ऊपर से एक एटम रखा हो और नीचे बॉटम साइड से एक एटम रखा हो, और इनसे जो एक वॉइड बनेगा ना ये तो स्क्वायर प्लेनर जैसे हो गया, और आप बोलते हो ऑक्टाहेड्रल को बोलते हो आप स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिड। ठीक है, तो बना दो पिरामिड, उसमें क्या है, ये लो बना दिया बाई पिरामिड ना, बना दिया। ये लो, एक पिरामिड ये हो गया और एक पिरामिड ये हो गया। इसको मैं दूसरे क्लास से बना, एक पिरामिड ये हो गया। ये लो भाई बन गया। 4 शेप, 4 फेस नीचे हो गए, 4 फेस ऊपर हो गए, ये ऑक्टाहेड्रल। इधर भी अपन कहेंगे भाई A = 2R,
इक्वल टू 2r और ये भी इक्वल टू 2r, क्योंकि ये एटम इन चारों को टच करता है, ये वाला एटम, ऑरेंज वाला एटम, इसलिए इक्वल टू 2r लिखा मैंने। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई 3D दिखे तो मैं बता पाऊंगा। अब व्हाट वी से दैट, अब अपन कहेंगे देखो भाई किसी भी यूनिट सेल में ना, ठीक है, किसी भी यूनिट सेल में ना, इन एनी यूनिट सेल right, number of octahedral wide is equal to z effective. Number of tetrahedral wide is equal to z effective into 2. So अगर अपन SCP की बात करेंगे तो tetrahedral wide and octahedral wide, तो tetrahedral wide 0, octahedral wide 0. BCC की बात करता हूं, tetrahedral wide 0, octahedral wide 0. FCC की बात कर लेते हैं, tetrahedral wide 8, octahedral wide 4. HCP की बात कर लेता हूं, tetrahedral wide 12, octahedral wide 6. Z effective. ये दोनों 0 क्यों सर? क्योंकि आपने साफ साफ पहले ही लिख दिया था, exist in closest packing of any crystal shape. तो ये क्यूबिक शेप थे, इनमें क्लोजेस्ट पैकिंग इसमें थी, इसलिए किसी भी क्रिस्टल का जो क्लोजेस्ट पैक्ड क्रिस्टल शेप होगा, अरेंजमेंट होगा, बस उसी में हो सकते हैं डेफिनेट टाइप ऑफ वाइड। और HCP में तो वही होता है, बस उसी को आप क्लोजेस्ट बोल दो, जो मर्जी चाहे बोल दो, दैट इज अ डेफिनेट टाइप ऑफ वाइड्स। इनको बन जाते हैं डेफिनेट टाइप, राइट। सो FCC में अपन को पता चल गया कि उसमें टेट्राहेड्रल वाइड भी होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड भी होते हैं, और HCP भी। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट voids in FCC. अगर एक FCC यूनिट सेल बनाते हैं और उसमें voids कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि FCC यूनिट सेल में voids कहाँ होते हैं। तो FCC यूनिट सेल में पहले तो अपन यूनिट सेल बना लेते हैं, FCC यूनिट सेल कैसे बनता है वो? FCC ठीक है, तो FCC यूनिट सेल में ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। टेट्राहेड्रल वाइड सर हाँ बोलो। 1 मिनट के लिए स्लाइड पीछे कर दो ना। लो, टेट्राहेड्रल वाइड में एक एटम बेंड होता है? बिल्कुल नहीं होता। मतलब वो पूछ रहा जैसे ऊपर रखा हुआ टेट्राहेड्रल वाइड में 4 एटम का अरेंजमेंट होगा, 4 एटम अरेंजमेंट्स, और इधर 6 एटम है। डन सर। अब किसी को डाउट है तो बोलो। कॉपी हो गई?
हो गया ना? डन। चलो आगे बढ़ो। तो इसमें ना अपन को वॉइड्स चेक करने थे कि कहाँ कहाँ होते हैं। तो अपन कहेंगे देखो सर, एटम तो मुझे पता है कहाँ कहाँ होता है। एक एटम तो इधर होता है, कॉर्नर पे एटम होता है, और फेस सेंटर पे एटम। ऐसे होता है। ये बैक साइड वाला एटम है और ये फ्रंट साइड वाला एटम। अब अपन कहेंगे, अपन को पता है a face center atom can touch its nearest face center atom, but not the opposite face center atom. Face center atom. ठीक है, ठीक है, पूरे लिख देता हूँ। सेंटर एटम, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर मैं चेक करूंगा ना, तो इस एटम के लिए ये नियरेस्ट फेस है, ये नियरेस्ट फेस है, ये नियरेस्ट फेस है, और ये भी नियरेस्ट फेस है। ये नियरेस्ट फेस है और ये भी नियरेस्ट फेस है। और अगर अपन चेक करें तो विल गेट दैट कि सर देखो, ये वाला एटम इसको टच करता होगा क्योंकि ये इसका नियरेस्ट फेस है, ये वाला एटम इसको भी टच करेगा क्योंकि ये इसका नियरेस्ट फेस है, और ये वाला एटम जो होगा, ये वाला एटम भी ऐसे ही टच करेगा क्योंकि ये इसको टच नहीं कर सकता, बस बाकी इन चारों को टच करेगा। तो ये वाला एटम भी इसको टच करेगा और ये वाला एटम इसको टच करेगा, और इस वाले एटम के भी ये चारों नियरेस्ट फेस है, ये वाला अपोजिट फेस है, तो वो भी आपस में टच करेंगे। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला एटम इसको टच करेगा, ये वाला एटम इसको टच करेगा, ये वाला एटम इसको टच करेगा, और ये वाला एटम भी इसको टच करेगा। क्या बना अपने पास टोटल एक ऑक्टाहेड्रन बन गया। अपन ने फेस सेंटर्स को ज्वाइन किया तो एक स्क्वायर बन गया, और ये चारों एटम जो हैं फेस सेंटर, ऊपर वाले फेस सेंटर को टच करते हैं और बॉटम वाले भी फेस सेंटर को टच करते हैं। रेड वाले एटम को टच नहीं करेगा, मतलब कोई किसी रेड वाले एटम को मतलब टच नहीं करेगा, तो करेगा ना, ये इन चारों को टच करेगा ना, क्योंकि कोई भी फेस सेंटर एटम अपने फेस के चारों कॉर्नर को टच करता है, कोई भी फेस सेंटर एटम अपने चारों फेस कॉर्नर को टच करता है। मैंने ये नहीं कहा कि कौन किसको टच करेगा, मुझे तो ऐसा अरेंजमेंट बनाना था जो आपने कहा था कि अगर चार एटम आपस में टच कर रहे हो और उन चारों को कोई एक एटम टच कर रहा हो टॉप साइड से और एक बॉटम साइड से, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को मैं ऑक्टाहेड्रल बोल दूंगा। अब कौन कहाँ टच कर रहा वो मुझे नहीं पता, मुझे यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल बीच में मिल रहा है, ये पता है मुझे कि यहां बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, मुझे ये पता है। ठीक है, तो दिस विल बी द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, सो वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट इन द सेंटर, one octahedral void is present in the center, ठीक है। अब बाकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और कहां होंगे सर, क्योंकि चार चाहिए मुझे, इसका z इफेक्टिव 4 होता है, ये अपन को पता है। तो अपन कहेंगे देखो इसमें ना, एक बार देखो आप, अगर मान लो अपन एक एफसीसी यूनिट सेल चेक करें, तो एक एफसीसी यूनिट सेल में
एक फेस सेंटर पे एटम होता है, एक कॉर्नर पे एटम होता है, एक कॉर्नर पे एटम इधर होगा, एक कॉर्नर पे एटम इधर होगा और एक कॉर्नर पे एटम इधर होगा। मान लो अगर मैं इन चारों को ज्वाइन कर देता हूँ तो अपन कहेंगे ठीक है, मुझे एक फेस पता चल जाएगा, ये एक फेस पता चल गया मुझे, कोई भी एक फेस ऐसे दिख रहा हूँ। तो अपन कहेंगे अगर इसी फेस में मैं दूसरा एक और फेस बना देता हूँ, मान लो ऊपर वाले यूनिट सेल का, तो यहाँ पर एक फेस और बना देता हूँ। ये एक फेस सेंटर एटम है, इधर उसका कॉर्नर एटम हो गया, ये एक और कॉर्नर एटम हो गया, मतलब इसके ऊपर आपने ऐसा ही एक और यूनिट सेल रख दिया तो इधर फेस सेंटर एटम बनेगा इसका। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर इसको भी बना। तो सर हम ऐसा क्यों करें? तो अपन कहेंगे पता क्या हो रहा था, ये जो एज बन रहा था ना इधर, इस एज के बीच में मुझे खाली जगह दिख रही है, तो मैं सोच रहा था ये खाली जगह जो दिख रही है एज के बीच में, ये क्या है, वो बनाते हैं। तो वो खाली जगह को देखने के लिए मैंने वैसे बना दिया। तो अपन कहेंगे देखो सर, खाली जगह तो इधर भी दिख रही है, लेकिन अगर मैं दो यूनिट सेल को कंपेयर कर लूं ना, कंबाइन कर लूं, तो मुझे एक स्क्वायर मिल जाएगा। देखो एक स्क्वायर मिल जाएगा, ये चारों एटम से एक स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि इन चारों के ऊपर यहां से एक एटम रखा हुआ और एक बॉटम साइड से रखा हुआ है, तो मैं इस एज पे एक यूनिट सेल बना दूंगा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना दूंगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए जिसमें मुझे ये पता चल जाए कि एक एटम इधर ऐसा रखा हुआ है जो इन चारों को टच करता है, तीनों ब्लैक वालों को और एक ऊपर रेड वाले को, तो फिर मैं बता दूंगा कि वहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो बना के देख लेते हैं, देखते हैं बना के कैसे बनता है। अपन कहेंगे ठीक है, अपन एक यूनिट सेल बना के देख लेते हैं। तो अपन एक ऐसे बना लेते हैं कि भाई ये वाला फेस बनाते हैं पहले अपन। तो अपन कहेंगे चलो अपन ने एक फेस बना दिया, एक फेस बना लेते हैं, एक फेस बना, एक फेस बनाते हैं। ये दो यूनिट्स हैं, यहां पर एटम्स हैं। अब अपन को पता है कि भाई कॉर्नर पे एटम्स हैं और उधर भी एटम्स हैं, तो एक एटम इधर हो गया, ऐसे बना देंगे अपन। एक एटम इधर हो गया, एक एटम इधर हो गया, एक ये वाले फेस का ना, ये दोनों कॉर्नर वाले एटम बना दिए। अब एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला बना देता हूँ, इसका फेस सेंटर एक होगा और इसका फेस सेंटर एक होगा, इनसे एक स्क्वायर बना रहेगा, इनसे एक स्क्वायर बना रहेगा। मतलब यहां पर जो आपने स्क्वायर बनाया था वो ये ऐसे दिख रहा था मुझे स्क्वायर, वो आप स्क्वायर ऐसे बना देते हैं, ऐसे स्क्वायर दिख रहा था। अब अगर मुझे ये पता चल जाए, जो आप अरेंजमेंट बना रहे हो इसमें अगर मुझे ऐसे पता चल जाए कि मान लेते हैं अपन कि मेरे पास ऐसे गिवन है, तो यहां पर एक फेस हो गया, ये भी एक फेस हो जाएगा और यहां पर एक फेस ऐसे बना दिया, मतलब मैंने सिर्फ रूफ बनाया। यहां पर भी एक रूफ बना देते हैं पीछे की तरफ, और यहां भी एक रूफ बना देते हैं, यहां भी एक रूफ बना लेते हैं। एक पीछे की तरफ भी रूफ बना देते हैं, ठीक है। तो अपन कहेंगे अगर आप प्रूफ बनाओगे ऐसे तो विल गेट लाइक दिस, ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्रूफ बनाओ। अब आप एक बार देखो, आपने ऐसे बना लिया, अब आपने जो यहाँ पर बनाया है मुझे, वो मुझे साफ साफ ऐसे दिख रहा है कि आपने क्या किया कि मान लो ये वाला फेस इधर वाले, इस वाले यूनिट सेल में जो बनाया ना अपन ने, इस वाले यूनिट सेल में इन तीन को ज्वाइन करके एक आपने बनाया ऐसे इधर नीचे और ये ऊपर। अब मेरे पास एक यूनिट सेल यहाँ पर है, इसमें एक फेस सेंटर एटम भी है, यहाँ पर एक फेस सेंटर एटम। मुझे एक बात पता है कि अगर ये किसी के फेस सेंटर एटम है तो इस फेस के जो एटम होंगे ये इसको टच करेगा ना, मतलब ये वाला एटम इसको टच करेगा ना, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा यूनिट सेल आप बनाओगे तो इसमें इस एटम का ये नियरेस्ट फेस है, इसलिए वो टच करेगा, बिल्कुल करेगा।
तो अपन को पता है कि ये वाला एटम जो है वो इसको टच करेगा, ये वाला एटम इसको टच करेगा क्योंकि वो उसका नियरेस्ट स्पेस है। और वो एटम, एक मिनट रुकना है क्योंकि वो कलर एक जैसे दिख रहे हैं तो अपन गड़बड़ ना हो जाए, है ना, कलर में मतलब गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने उनको हटाया। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, अपन कहेंगे कि आपने मुझे जो बताया है उसमें ऐसे बनाया है आपने कि भाई ये यूनिट सेल ऐसे, अपन ग्रीन वाला यहाँ फेस सेंटर बना देते हैं और वो कलर एक जैसे हो रहे थे इसलिए मैंने उसको वैसे बताया। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, आपने ये तो बताया था कि भाई ये ऐसे आपस में टच कर रहे हैं। तो अब अपन क्या करते हैं कि अब अपन कहेंगे कि मान लेते हैं कि ये ऐसे टच कर रहे हैं ना? आपने कहा कि ये वाला इसको टच करता होगा बिल्कुल, क्योंकि ये नियरेस्ट फेस है, ये ऐसे बनाया आपने जो ये वाले बना रखे हैं। और ये तो टच करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये तो कॉर्नर एटम है अपने उसी फेस के, तो इनको तो टच करना ही करना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये वाला एटम भी करेगा क्योंकि अगर ये इसका ये अपने रूफ वाले को टच करेगा तो फ्लोर वाले को भी तो टच करेगा। अगर ये अपने फ्लोर वाले को टच करता है तो रूफ वाले को भी टच करता है। तो अपन कहेंगे अगर ये इसका रूफ है तो नीचे इसका फ्लोर होगा, तो इसका रूफ ऊपर होगा तो इसका फ्लोर भी तो नीचे होगा। तो मतलब ये देखो एक ऑक्टाहेड्रन बन गया, एक ऑक्टाहेड्रन बन गया। अगर वहां बन सकता है तो यहां भी बनेगा सर, तो फिर इसके साथ भी बनेगा, अगर उनके साथ बनेगा तो उनके साथ भी बनेगा। ये इसको टच करता है, ये इसको भी टच करता है, ये बॉटम नीचे और ये रूफ ऊपर वाला एटम, ये उसी फेस में वो भी टच करेंगे, तो एक ऑक्टाहेड्रन बन रहा है। आज का मतलब है कि इस एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रन बन रहा है, इस एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रन बन रहा है, ऑक्टेट वॉइड एट एज सेंटर। मतलब आपने कितने यूनिट सेल यूज किए, 1 2 3 और 4 यूनिट सेल यूज करके एक एज पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाया। तो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो खाली जगह अपन को ये दिख रही थी, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये वाला बन रहा था, ये ऑक्टा वॉइड है, ये अपन को पता चल गया। अब तो ये जो ऑक्टा वॉइड है ये 4 यूनिट सेल को बनाया, वो भी एक एज पे। तो हमारे यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट होगा, 1। तो अगर 1/4 एक एज पे होगा तो हमारे यूनिट सेल में तो 12 एजेस है। ईच एज सेंटर कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। हर एक एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, हर एक एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। हर एक एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, सभी एज सेंटर्स पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। सो एक सेंटर में होता है पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड और हर एक एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। दैट इज हाउ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज। अब अपन टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड, जो स्पेस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए लिया वो टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं ले सकते आप। तो पहले एक यूनिट सेल बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं। तो अगर मेरे पास एक क्यूब ऐसे है, ये अपने पास है, तो अपन कहेंगे देखो सर, अब मुझे एक बात पता है कि इसमें जो एटम्स हैं वो एटम्स आर लाइक दिस, एक एटम इधर होगा और
कॉर्नर पे सभी कॉर्नर पे एटम होंगे, उसमें क्या है, और सभी फेस सेंटर पे एटम। तो 1 2 3 4 और एक फेस सेंटर ये 5 और एक ये 6, ये पीछे वाला फेस सेंटर है, ये फ्रंट वाला फेस सेंटर है। अच्छा देखो, अपन अगर मान लो इसको ऐसे बनाए, इसका एज लेंथ अपन को गिवन होता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई अपन को गिवन है तो एज विल बी ए ले लेंगे अपन, इसमें एज लेंथ से अपन को गिवन। अगर अपन एक बात चेक करें, देखो है ना, अगर अपन एक बात चेक करें ना कि ऐसे ये वाला एटम इसको टच करेगा, बिल्कुल करेगा, ये वाला एटम भी इसको टच करेगा, बिल्कुल करेगा, ये वाला एटम भी इसको टच करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो तो फेस सेंटर है ना। हर एक फेस सेंटर एटम अपने कॉर्नर वाले को टच करेगा, चारों कॉर्नर वाले को टच करेगा, हर एक फेस सेंटर अपने चारों कॉर्नर वाले को टच करेगा, हर एक फेस सेंटर अपने चारों कॉर्नर वाले को टच करेगा। इधर कॉर्नर वाला नहीं बनाया, मैंने बना देता, ये कॉर्नर वाला है। तो अपन कहेंगे अब देखो जरा, ये वाला एटम इसको टच करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसका ये नियरेस्ट फेस है, और ये वाला एटम इसको भी टच करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि नियरेस्ट फेस है। भाई ये वाला एटम इसको टच नहीं कर सकता, बस बाकी सभी फेस सेंटर को टच करेगा। ये वाला एटम इसको टच नहीं कर सकता, बाकी सबको टच करेगा। तो ये वाला एटम इसको टच करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये वाला एटम इसलिए इसको टच करेगा क्योंकि ये इसके अलावा बाकी सबको टच कर सकता है। ये वाला क्या बना, देखो एक टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है अपन को, एक कॉर्नर की तरफ, एक कॉर्नर पे अपन ने 3 एटम को लेके अपन ने एक बनाया टेट्राहेड्रॉन। अपन ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब, और अगर अपन देखना चाहें तो इस यहां से भी बना सकते हैं। भाई ये वाला फेस सेंटर है, इसको टच करेगा, बिल्कुल करेगा, ये वाला फेस सेंटर टच करेगा, बिल्कुल करेगा, ये बाहर वाला फेस सेंटर इसको टच करेगा, बिल्कुल करेगा, और ये तीनों आपस में टच करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिकॉज देयर आर नियरेस्ट फेसेस। देखो हर एक कॉर्नर के पास एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। सो अपन लिख सकते हैं दैट one tetrahedral void is present near each corner. आठ टेट्राहेड्रल void है। अब अपन कहेंगे सर एक टेट्राहेड्रल void दिखा दो ना इसमें। अच्छा देखते हैं, मैं तुम्हें टेट्राहेड्रल void दिखाता हूँ अच्छे से। मान लेते हैं कि अपन को एक बात है कि इस वाले बड़े वाले यूनिट सेल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, डिवाइड दिस इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। इस वाले को डिवाइड दिस इनटू 8 इक्वल पार्ट्स इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, और उस पार्ट में से एक पार्ट को निकाल दो। मैं इस वाले पार्ट को निकाल रहा हूं, मैं इस वाले पार्ट को। देखो भाई मैंने इस वाले यूनिट सेल को बनाया, इस वाले एक क्यूब को, छोटे वाले क्यूब को निकाल दिया मैंने। ये निकाल दिया छोटे क्यूब को। तो अपन कहेंगे सर आप ना एक काम करो, निकालो उसको और क्यूब बना के दिखाओ कि मतलब कैसे निकाला आपने। अब क्यूब बना के दिखाओ उसको। तो ठीक है, मैं एक छोटा क्यूब बना देता हूँ। मैंने यहाँ वाले पार्ट को निकाला है, छोटे क्यूब को। तो छोटे से क्यूब जो अपन ने बाहर निकाला उसी को बना रहे हैं। अब देखना तुम उसमें, इसको बना दिया।
अब अपन कहेंगे ठीक है, अब आप ये बताओ कि इसमें कॉर्नर पे एटम होगा, बिल्कुल होगा, होगा ना, उसमें कॉर्नर पे एटम होगा, बिल्कुल होगा, कॉर्नर पे एटम, ये वाला एटम, इसमें इधर एटम होगा, इधर एटम नहीं होगा, इधर तो भाई ऑक्टेडल वॉइड होता है, तो इस वाले कॉर्नर पे एटम होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इसका फेस सेंटर होगा, इसलिए वहां एटम होगा। इधर नहीं, ये तो एज सेंटर होगा इसका, इन दोनों का, वहां एटम नहीं होता, वहां तो वॉइड होता है। नीचे हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये फेस सेंटर है, इस यूनिट सेल का फेस सेंटर है, वहां एटम होना चाहिए, लेकिन यहां एटम नहीं होगा, तो पीछे इधर एटम होगा, बस यही एटम्स होंगे। ये पोजीशन है जिन पे एटम है, बाकी जगह एटम नहीं है, बाकी जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे, इधर भी एज सेंटर पे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, एज सेंटर पे तो, और सेंटर में भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। अगर इसका एज लेंथ ए है तो बॉडी डायगोनल के सेंटर में तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ये तो पहले स्ट्रक्चर बनाया था, वहां तो वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, देख लो बन गए अपने वॉइड्स पर। तो एक इसमें ना देख छोटा सा टेट्राहेड्रॉन बन गया, जो मैंने वहां बनाया, जो मैंने वहां टेट्राहेड्रॉन बनाया था ना, वही बन गया इसमें। आपने इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, और 1/8 पार्ट में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। तो इस सेंटर, इस क्यूब, ये छोटा वाला जो क्यूब बनाया ना आपने, द सेंटर ऑफ दिस क्यूब इज द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। मैं यहां लिख सकता हूं द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर एटम and octavoid in center √3a/2। मैंने यहां से लेके बॉडी सेंटर का डिस्टेंस पूछा है, बड़े वाले यूनिट सेल में कॉर्नर से लेके बॉडी सेंटर, हाँ तो उसका डायगोनल जो होता है वो √3a होता है, तो डायगोनल का आधा लिखूंगा, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर एटम एंड द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो भाई टेट्राहेड्रल वॉइड तो अपन ने ये अगर चेक करें ना अपन, तो कॉर्नर से लेके ये छोटा वाला जो बना है ना 1/8 पार्ट, बड़े वाले का एज लेंथ अगर ये है ना, तो इसका बॉडी डायगोनल, अगर बड़े वाले का बॉडी डायगोनल √3a है, तो छोटे वाले का बॉडी डायगोनल √3a/2 होगा, और उसका भी सेंटर आप बोल रहे हो टेट्राहेड्रल वॉइड, तो बता दूंगा √3a/2। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर एंड द टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि आपने बताया कि इसका सेंटर जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, वो भी कैलकुलेशन बताऊंगा। अब थोड़ा सा टाइम कम लग रहा ना मुझे। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर एटम एंड octavoid on एज सेंटर, जो भी एज लेंथ हो उसका 2 बता देना भाई। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपने एज लेंथ बता रखा है a, और सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो ठीक है, a/2 विल बी द सेंटर ऑफ द वॉइड। हेक्सागोनल में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड आप अपने आप कैलकुलेट करना, हेक्सागोनल में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड आप अपने आप कैलकुलेट करो। फिर अपन नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी इतने ही, फिर तुम्हारा भी क्लास है, मेरा भी क्लास है, चलो भागते हैं क्लास के लिए। सेव कर दिया, स्टॉप शेयरिंग। चलो भाई आज के लिए दिए, थैंक यू।